आज की सबसे बड़ी अपडेट, नकल का नया तरीका, बुकलेट पर वाइटनर से लगाया गया टिक। चलिए देखते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेसन प्लान किस तरीके से बना है तो उसके बारे में बात करेंगे। Good morning everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha Classes. Today we can talk about डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आपके परीक्षा क्लास चैनल पे यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाती है विद इन प्रूफ के साथ ही बताई जाती है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है, साथ ही साथ आज की क्या अपडेट रहने वाली है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लेसन प्लान किस तरीके से क्रिएट करना है उसके बारे में भी बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिस के ऊपर, और नोटिस में क्या बात करी गई उसके ऊपर देख लेते हैं, फिर आगे बात। आगरा यूनिवर्सिटी की आज की सबसे बड़ी अपडेट, नकल का नया तरीका, बुकलेट पर वाइटनर से लगाया गया टिक। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें विश्वविद्यालय की परीक्षा में गोवर्धन के श्री बाबूलाल महाविद्यालय में पकड़ा गया पर्यवेक्षण की निगरानी में होगी आगामी परीक्षाएं, ठीक है। कंट्रोल रूम में ही नहीं सुनाई दे रही परीक्षा कक्ष की आवाज़। तो किस तरीके से बात करेगी है, आगे देखते हैं चीज़ों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं में नकल का नया तरीका पकड़ा गया। परीक्षार्थियों को बोलकर नकल कराई गई। यह पकड़ ना आए इसलिए परीक्षार्थियों को अपनी बुकलेट पर प्रश्न पत्र के सही उत्तर के सामने वाइटनर से टिक लगा रखा था, ठीक है, जिसके टिक नज़र ना आए, ठीक है। विश्वविद्यालय में उड़नदस्त ने 6 अक्टूबर को तीसरी पाली शाम 3 से 6 बजे में मथुरा के गोवर्धन स्थित बाबूलाल महाविद्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ बीएड द्वितीय सेमेस्टर की सामाजिक समाजशास्त्र विषय की परीक्षा चल रही थी। उड़नदस्त सदस्यों की ओर से गहनता से जांच करने पर पाया गया कि परीक्षार्थियों ने बुकलेट पर वाइटनर से निशान लगे थे। सभी परीक्षार्थियों पर पिन पॉइंट वाले बॉल पेन थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ सेमेस्टर परीक्षा ओएमआर पर कराई जा रही हैं। बहुविकल्पित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 100 में से किन्हीं 60 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बोलकर नकल कराए जाने के मामले पकड़े गए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं निरीक्षण के लिए बहुत उड़नदस्त सदस्यों ने केंद्र पर स्टाफ से अभद्रता करने की का भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने आगामी परीक्षा पर्यवेक्षण की निरीक्षण या निगरानी में रखी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और बाकी ऑफिशियल अपडेट की बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं MSW एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 ऑल द एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द वेब रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन टू MSW प्रोग्राम 2023-24 आर हियर बाय द इन्फॉर्म्ड दैट द एंट्रेंस टेस्ट for the same will be conducted 13 October 2023 Friday at 10 a.m. to 12 a.m. in the Institute of Social Science and Palliwal Park campus of the university. The applicant can download their admit card from www.dbruac.in through the applicant login ID. Applicants who are unable to download the admit card from the university website can collect the duplicate copy from the Institute of the Social Science in 12/10/2023 from 10 a.m. to 12 a.m. जी हाँ गाइस, जैसे MSW का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका पालीवाल पार्क कैंपस जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कराया जाएगा। और इसी के साथ साथ जिनका ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड हो जा रहा है देन ओके, जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, वो अपनी बाकायदा उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है इंस्टीट्यूट से भी जाके ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपडेट जानने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद में आपके यहाँ पे बात करने वाला हूँ लेसन प्लान के बारे में कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाने हैं। बाकी आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और बीएड सेकेंड ईयर के बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो किस तरीके से लेसन प्लान बनाने हैं और असाइनमेंट बनाने हैं, आप सभी के कंटिन्यू बेस पे मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं सर किस तरीके से सारी चीज़ों को बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ हिंट दे दूंगा जिसके थ्रू काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप सभी को मालूम है जो अगर आपको पेड पीडीएफ या फिर कोई काम नहीं करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, तो पेड पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नोट डाउन करना होगा या कह सकते हैं देख के कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपडेट जानने के लिए अपने परीक्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस तरीके से अपडेट
टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको बाकी की चीज़ें करनी है। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको फ़ाइल जो है वो कुछ इस तरीके से बनानी है। फ़ाइल बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो अगर चाहें तो आप नॉर्मल कॉपी ले सकते हैं या फिर एक नॉर्मल रिपोर्ट फाइल ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ लाइनें वाले पेपर्स ले लीजिएगा, या चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग वन साइड पेपर भी ले सकते हैं, एक तरफ भी बना सकते हैं। लेकिन एक तरफ जो अगर बनाएंगे तो बहुत लंबी आपकी या बहुत मोटी फाइल बन जाएगी। तो इस वजह से नॉर्मली एक क्लासमेट या किसी की भी आप कॉपी ले लीजिएगा जिसमें दोनों तरफ लाइनिंग वाली हो, या प्लेन कॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है। और उस पर अपने अकॉर्डिंग लाइन खींच के सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, और लास्ट में सारी चीज़ों को डिटेल में भी बात करूँगा इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्ट, जिन कैंडिडेट्स को डाउट है कैसे बनानी है तो वो पेड पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, और इसमें कॉपी पेस्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। सीखा था कि पाठ्य योजना क्रमांक जो भी हमारे पाठ्य योजना का क्रमांक है, अभी हम पहला पाठ्य योजना बना रहे हैं तो हमने डाला पाठ्य योजना क्रमांक 1। फिर आता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, जो भी XYZ उनका नाम है वो यहाँ पे आएगा। फिर आता है विद्यालय का नाम, विद्यालय का भी जो नाम है जहाँ पे आप पढ़ाते हैं वहाँ का नाम आएगा। फिर एक कक्षा, जिस भी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं या जिस भी कक्षा का ये पूरी योजना है। विषय हम यहाँ पे लाभ हानि पे चर्चा करेंगे, उसी प्रकरण को लेकर पूरी पाठ्य योजना बनाई है। उप विषय लाभ हानि अंकगणित का हिस्सा है, तो उप विषय अंकगणित हम यहाँ दिनांक डालते हैं। फिर कालखंड, फिर समय अवधि। समय अवधि हमने 40 मिनट लिया है, क्योंकि सामान्यतः सभी विद्यालयों में 40 मिनट का पीरियड होता है। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। कल भी हमने चर्चा की थी, जब हमने कल प्रारूप का वीडियो बनाया था तब उसमें भी हमने ये चर्चा की थी कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य मतलब एकदम सामान्य सी बात है कि गणित हम क्यों पढ़ रहे हैं या गणित हम क्यों पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों में पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हम कोई भी विषय पढ़ाते हैं, चाहे वो गणित हो, हिंदी हो, विज्ञान हो, हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि हम उस विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न कराना चाहते हैं। दूसरा नियम है या दूसरा उद्देश्य है हमारा सामान्य, कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जब बच्चा गणित करता है तो उसमें एक अलग ही प्रकार का दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। वो लाभ हानि, लेना देना, आना जाना, समय, बड़ा छोटा, इन सब के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें उत्पन्न होने लगती है। वो तर्क वितर्क करने लगता है। तीसरा नियम है विद्यार्थियों को अंकगणित के नियमों से परिचित कराना। वो हमारा चौथा सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक और तार्किक शक्तियों का विकास करना। पांचवा विद्यार्थियों में अन्वेषण की भावना उत्पन्न करना। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, अभिरुचि और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक में विद्यार्थी लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी लाभ हानि के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। सामान्य उद्देश्य सभी विषयों के लगभग सामान्य होते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित होता है। फिर आती है सहायक सामग्री। हम जब भी कक्षा में पढ़ाते हैं तो हमें कुछ सहायक सामग्रियों का उपयोग हमको करना पड़ता है, और हम करते भी। चौक डस्टर तो सामान्यतः होते ही है। फिर हम यदि कोई चित्र बना रहे हैं, जैसे हमें गणित में चित्र बनाने पड़ते हैं, या हम वृत्त बना रहे हैं तो हमें त्रिज्या बतानी है, इस टाइप से हम कलर चौक का उपयोग भी कर सकते हैं। चार्ट, जैसे हम लाभ हानि का प्लान बना रहे हैं यहाँ पे पाठ्य योजना, तो लाभ हानि से संबंधित हम उस चार्ट पर फॉर्मूले लिख के ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए अलग आकर्षित दिखता है, उनको याद करने में भी अच्छा लगता है। पॉइंटर, जिससे हम बच्चों को चार्ट को पॉइंट करके बताते हैं, आदि जो भी हमें उस प्रकरण को लेकर सहायक सामग्री लगती है। पूर्व ज्ञान, अब हम लाभ हानि के बारे में बच्चों को बता रहे हैं तो इसी से संबंधित पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लाभ हानि के संदर्भ में सामान्य ज्ञान रखते हैं।
क्योंकि बच्चा जब 4th 5th 6th में आता है वो बाजार से या दुकान से टॉफी लेना, पेन पेंसिल लेना वो जानता है, तो उसको लाभ हानि थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। विद्यार्थी क्रय विक्रय मूल्य से भी परिचित है, वो जानता है कि भैया हमने खरीदा तो इतने में खरीदा, सामने वाले ने हमको बेचा तो इतने में बेचा। लाभ हानि की शर्तें भी वो जानते हैं कि कैसी होती है। फिर आती है प्रस्तावना। जब हमने प्रारूप के बारे में समझा था तब भी इस बात पे चर्चा की थी विस्तार से कि प्रस्तावना किसी भी प्रस्तुतिकरण का महत्वपूर्ण अंग होती है। प्रस्तावना में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भी प्रकरण हम पढ़ाते हैं वो बच्चों से हम प्रस्तावना के जरिए बाहर निकलवाते हैं। तो जैसे हम इसमें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हाँ जब हम इसको प्रस्तुत करते हैं तो प्रकरण हम पहले से ब्लैक बोर्ड पे नहीं डालते हैं, क्योंकि प्रकरण यदि हमने डाल दिया तो बच्चा वैसे ही बता देगा कि क्या है। हम उन्हीं से निकलवाना चाहते हैं, तो प्रकरण हम जब हमारा प्रस्तावना पूरी हो जाती है तब हम ब्लैक बोर्ड पे डालते हैं। ये जो हम बना रहे हैं ये हम अपनी कॉपी में जैसा लिखेंगे वैसा बना रहे हैं, इसलिए हम प्रकरण हमने यहाँ पे पहले से डाल दिया है। लेकिन जब हम प्लान प्रस्तुत करते हैं तब सबसे पहले हम बच्चों से प्रस्तावना निकलवाते हैं। जब प्रकरण निकल जाता है तब हम उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं कि आज हम ये विषय का ये भाग पढ़ेंगे। प्रस्तावना में सबसे पहले हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, दुकानदार द्वारा एक पुस्तक का खरीद मूल्य 50 रुपए है तो ग्राहक को वह पुस्तक उसे कितने में बेचनी चाहिए। तो वो पहले से ही थोड़ा बहुत लाभ हानि के बारे में जानते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे जो कि हमारा संभावित उत्तर है कि 50 रुपए से अधिक दाम में। वह ऐसा क्यों करेगा? तो बच्चा फायदा नुकसान के बारे में भी जानता है, तो वो बोलेगा फायदा या मुनाफे के लिए। फिर हम अगला प्रश्न पूछेंगे, यदि दुकानदार को खरीद मूल्य से कम दाम मिलता है तब क्या होगा? तो बच्चा बताएगा कि उसको नुकसान होता है। फायदा तथा नुकसान को और किन शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं? अब यहाँ पे आके बच्चा रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो उसके दैनिक जीवन में उसने उपयोग किया है, सुना है, देखा है, या थोड़ा सा वो पिछली कक्षा में लाभ हानि के बारे में पढ़ा हुआ है तो वो जानता है। लेकिन जब हम उनसे प्रश्न पूछेंगे फायदा तथा नुकसान को किन शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं तब वो नहीं बता पाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। और उसके बाद हम बच्चे को बताएंगे, जो कि हमारा उद्देश्य कथन भी होगा, कि आज हम लाभ हानि तथा प्रतिशत लाभ हानि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारा सबसे पहले आता है क्रमांक, फिर आता है शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका व्यवहार मतलब हमारा स्वयं का व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार जो भी हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हमारे सामने उपलब्ध है उनका व्यवहार, शिक्षण विधि कि हम किस विधि से पढ़ा रहे हैं। फिर हमने जब प्रारूप बताया था तब हमने उसमें श्यामपट्ट कार्य नहीं बनाया था। हमने उसमें श्यामपट्ट कार्य इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि सामान्यतः वो हमने सभी विषयों को ध्यान में रखकर बनाया था, लेकिन गणित में आप सभी जानते हैं कि श्यामपट्ट का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। बिना श्यामपट्ट के हम कक्षा में गणित कार्य नहीं करा सकते, तो इसमें हम एक कॉलम और बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य, बाकी हमारे प्रारूप के अनुसार ही रहेगा। तो शिक्षण बिंदु सबसे पहले हम क्रमांक डालेंगे, फिर आएगा शिक्षण बिंदु, लाभ हानि की अवधारणा, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका व्यवहार में हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी प्रत्युत्तर देगा क्रय मूल्य। तो ये हो गई हमारी प्रश्न उत्तर विधि। हमने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने हमको उत्तर दिया, तो ये हमारी हो गई प्रश्न उत्तर विधि। यहाँ हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर खरीदी हुई वस्तु। कोई वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? बच्चा बताएगा विक्रय मूल्य। फिर हम प्रश्न करेंगे क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ तथा हानि की गणना कैसे की जाती है। विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे जैसा जैसा उनको समझ में आता है। फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का कथन, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो लाभ होगा, इसके विपरीत जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होगी। पहले हमने उनसे पूछा कि क्रय मूल्य मतलब वस्तु बेची तो क्या हुआ, खरीदी तो क्या कहते हैं। फिर हम उनसे और गणना कैसे करते हैं पूछा, तो वो अपना संभावित उत्तर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को अभी नहीं आता है। तो फिर हम उन्हें अपने कथन द्वारा बताएंगे, और जब हम उन्हें बताएंगे तो उसी समय हम श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर बेचने का मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, लाभ कब होता है जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होता है। ये सारा हम श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे। तो ये जब हम ये सारा कार्य कर रहे हैं तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? व्याख्यान विधि। क्यों? क्योंकि हम व्याख्या कर रहे हैं हर चीज की, हर बिंदु की। फिर हम अगला
परीक्षण बिंदु लेंगे लाभ तथा हानि का सूत्र। गणितीय भाषा में परिभाषा के आधार पर लाभ तथा हानि का सूत्र क्या होगा? बच्चे जानते हैं तो वो बताएंगे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। वो बताते जाएंगे, हम ब्लैक बोर्ड पर भी साथ साथ लिखते जाएंगे। फिर हम अगला प्रश्न पूछते हैं, लाभ तथा हानि को प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होगा? विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे। फिर हम अपने कथन द्वारा उनको बताएंगे, क्योंकि वो अभी प्रतिशत, वो लाभ हानि से तो परिचित है, क्रय विक्रय मूल्य से तो परिचित है, लेकिन वो लाभ प्रतिशत से परिचित नहीं है कि कितना प्रतिशत उनको लाभ हुआ या कितना प्रतिशत उनको हानि हुई। तो हम उनको अपने कथन के द्वारा लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले के बारे में बताएंगे और साथ साथ उसको हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। ये होगी हमारी निगमन विधि। कि हम निगमन विधि से पहले हम जान लें कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि यानी कि हमने उनसे पूछ के सब्जेक्ट को, विषय को निकलवाया, और निगमन विधि यानी अब उनको नहीं आता है, हमने उनको बताया। अब ये जो विधियां हम लिख रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। यदि हम इसी को यहाँ पे मैं इसकी व्याख्या करने लगी तो हमारा सारा समय यही सीखने में चला जाएगा। लेकिन अभी तो हमको पाठ्य योजना बनाना है, तो हम इस पे कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी मोटे मोटे रूप में जान लीजिए कि व्याख्या विधि मतलब हमने व्याख्यान किया। आगमन विधि यानी कि हम उनको जो वो जानते हैं वो हमने उसके द्वारा उनको समझाया। निगमन विधि कि अब वो आगे नहीं जानते हैं तो हमने उनको बता दिया कि ये ऐसा होता है फॉर्मूला। यानी जो वो फॉर्मूला जानते थे हमने वो पूछा, मतलब आगमन विधि। अब वो फॉर्मूला नहीं जानते थे, हमने उनको बता दिया, यानी निगमन विधि। प्रतिशत हानि, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हम उनको यहाँ बोल के भी बता रहे हैं और हमें श्यामपट्ट पे भी लिखना है। जो भी गणित पढ़ाता है वो जानता होगा कि गणित में हमें बोल बोल कर श्यामपट्ट पे लिखना होता है, जिसमें बच्चा इंगेज रहता है, नहीं तो वो मस्ती करने लगता है। सभी आप शिक्षक हैं, जानते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है आदर्श प्रश्न। आदर्श प्रश्न यानी हमने एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। एक घोड़ा 12,000 रुपए का खरीदा गया और 1 वर्ष बाद 18,000 रुपए में बेच दिया गया, तो बताओ उस घोड़े पर कितना लाभ या हानि हुई? हमने पहले ये प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। फिर हम बच्चों से पूछेंगे प्रश्न में क्या दिया है, तो बच्चे बताएंगे प्रश्न में घोड़े का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दिया है। फिर हम पूछेंगे प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो घोड़े का प्रतिशत लाभ। फिर प्रतिशत हानि क्यों ज्ञात नहीं करनी है, तो बच्चे आंसर देंगे क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है। फिर हम उनसे पूछेंगे प्रतिशत लाभ ज्ञात कैसे करेंगे, तो अब ये बच्चा नहीं जानता है, तो ये आ जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। हम अपने उसमें लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का कथन। सर्वप्रथम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाकर लाभ ज्ञात कर लेंगे। यह लाभ घोड़े के क्रय मूल्य पर होगा और इस प्राप्त लाभ से 100 रुपए पर गणना कर सकेंगे तो प्रतिशत लाभ होगा। जब हम ये कथन बोल रहे होंगे इस समय विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो ये भी हमारी व्याख्यान विधि होगी, क्योंकि हम व्याख्या कर रहे हैं कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न, हम उनसे और प्रश्न करेंगे। घोड़े का क्रय मूल्य कितना होता है, तो कितना है, तो वो बताएंगे 12,000 रुपए। फिर घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है, तो वो बताएंगे 18,000 रुपए। उसी समय हम ब्लैक बोर्ड पे भी ये वर्क करते जाएंगे। मैं आपको पाठ्य योजना कैसे बन रही है वो भी बता रही हूँ और उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करना है वो भी बता रही हूँ। इस पर कितने रुपए का लाभ होगा, तो 6,000 रुपए का लाभ होगा। बच्चे क्योंकि हल कर रहे हैं, फिर साथ साथ हम भी ब्लैक बोर्ड पे हल कर रहे हैं। ऐसा हम क्लास में भी करते हैं, पहले हम बच्चों से पूछते हैं फिर हल करते हैं। फिर एक या 2 या 4 बच्चे आंसर बताते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, फिर हम उन्हें समझाते हैं। तो हम ब्लैक बोर्ड पे भी करेंगे। फिर इसी प्रकार हम सारा प्रश्न उनसे पूछते जाएंगे, वो भी हल करते जाएंगे और उसके बाद हम भी हल करते जाएंगे। इस प्रकार हमारा संपूर्ण पाठ्य योजना जो कि हमने बनाई है एक प्रकरण को लेकर, वो यहाँ पे उसका प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाएगा। फिर हम कक्षा कार्य कराएंगे। हम क्लास में हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ समझाते हैं, फिर उसके बाद उनको कुछ कार्य देते हैं, ये जानने के लिए कि जो हमने भी उनको बताया वो उनको कितना समझ में आया। तो एक कोई प्रश्न लेके हम उसे कक्षा कार्य देंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, जो भी हमने उनको सिखाया है उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे।
तो वो पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। उसमें हम भी उनको कुछ बताते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं, तो उसको पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। जब कक्षा कार्य करा लिया हमने, पुनरावृत्ति प्रश्न कर लिए, उसके बाद हम बच्चे को जो भी हमने प्रकरण लेके पढ़ाया है उसका हम गृह कार्य देते हैं। फिर उसके बाद आता है टिप्पणी। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। टिप्पणी में जो भी पर्यवेक्षक होगा उसको हमारे प्रस्तुतिकरण में जो भी कमियां लगी वो यहाँ पे हमें बताएगा। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, मतलब यहाँ पे जो हमने जिसने भी प्लान प्रस्तुत किया है उसका हस्ताक्षर आएगा। यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि एक पाठ्य योजना संपूर्ण रूप से शुरू से लेके अंत तक किन किन चरणों में कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे। थैंक यू।